देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों का इलाका, शहादत देने वालों का इलाका, ये झांझोत, बामनवास, गिडानिया, अरड़ावता, ये गांव, इन्हीं गांवों के गांव में झांझोत में एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं। आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है, जिस इलाके में हम बैठे हैं, इस इलाके से कई लोगों ने इंडियन आर्मी के अंदर शहादत दी हैं देश की रक्षा के लिए अलग अलग युद्धों में और सैन्य ऑपरेशनों में। आज भी काफ़ी सैनिक जो हर कास्ट के भारतीय सेना के अंदर हैं। तो हम पिछले एपिसोड में जो हमने एक एपिसोड बनाया था, वो गिडानिया के अंदर हमने जो पूर्व सरपंच हैं, रिटायर फौजी हैं अजीज़ खां साहब, उन पे और उनके जो दामाद हैं कर्नल शौकत साहब, उनको सेंट्रलाइज करके हमने एक एपिसोड बनाया था, फर्स्ट एपिसोड। और हमने तब कहा था कि हम इसमें जो बची हुई चीज़ें हैं अगले एपिसोड में, तो ये सेकंड कड़ी है जो झांझोत गांव में हम फिर आए हैं और इसमें झांझोत गांव के ऊपर बना रहे हैं। तो कर्नल शौकत साहब हमारे साथ हैं। तो हम यहाँ के जो ईदगाह कब्रिस्तान है, यहाँ के जो और हिस्टोरिकल पैलेस हैं, यहाँ सब जगह हम गए भी हैं, यहाँ लोगों से मिले भी हैं। तो इसके बारे में हम कर्नल साहब से बात करेंगे, जो इसमें झांझोत की स्थापना से मुताल्लिक, और यहाँ जो झांझोत कैसे बसा था और क्या क्या चीज़ें थी, यहाँ की कौन कौन पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने भारतीय सेना के अंदर अपने झंडे गाड़े, अलग अलग युद्धों में वो लड़े और शहीद हुए, जिनकी कब्रें, मज़ारें आज भी इस गांव में और देश के अलग अलग कोने में जहां भी वो शहीद हुए हैं वहां उनकी मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। आप अपने गाँव के बारे में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई। मैं आपके सवाल का जवाब दूँ इससे पहले मैं थार न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं झांझोत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खैर मकदम और हमारी शुभकामनाएं। जहां तक झांझोत गांव की स्थापना का प्रश्न है, झांझोत गांव जब कायम खानी झुंझुनू ज़िले से या झुंझुनू के नवाबी जी उनकी जब चली गई, तो उसके कुछ साल के बाद, कुछ 5-10 साल के ही अंदर हमारा एक मांडन का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में जब हम जीत नहीं सके, तो उसके बाद हमें जो राजा थे उस वक्त, सादुल सिंह जी और जोरावर सिंह जी, उनकी तरफ से ये गांव, ये झांझोत, बामनवास और ढाडोत 3 गांव हमें मिले थे। और उसमें हमारे 3 दादा यहाँ आकर के बसे, जिसमें शहीद सजवार खां, जो जिस जगह आप बैठे हैं आप देख रहे हैं, शहीद सजवार खां, सालत खां जी और शहाबदी खां जी, 3 दादाओं की औलाद झांझोत गांव में है। और मुख्य तौर पर ज़मीन के अलावा, किसानी के अलावा, इनका जो मुख्य पेशा रहा नवाबी जाने के बाद, वो फ़ौज है। तमाम लोग जो फिज़िकली फ़िट, मेंटली फ़िट होते थे, वो फ़ौज में जाते थे। और इस गांव का कोई ऐसा घर नहीं जिस घर से फ़ौज में कोई आदमी न हो। ये जो कॉलोनी जो जहाँ अपन बैठे हैं, ये आपका मकान है, ये कॉलोनी का जो ठाकुर मानू खां कॉलोनी, जो ये किन के नाम पे कॉलोनी बनाई हुई है और इनका पूरा नाम क्या था? मेरे वालिद साहब का नाम दफेदार अमानुल्लाह खां था। और गांव में आसपास में, इस एरिया में, उनको ठाकुर मानू खां के नाम से जानते थे। मेरे दादाजी सदर थे, गांव के सदर नंबरदार शहादत खां जी गांव के सदर नंबरदार थे। और मेरे फादर जनाब अमानुल्लाह खां और शहादत खां, वो भी फ़ौज में नौकरी की थी। मेरा बेटा भी फ़ौज में है। और इसी तरह से न कि मेरा अपना परिवार, बल्कि झांझोत गांव के ज़्यादातर घर ऐसे हैं जिसमें 4-5 पीढ़ियाँ लगातार सेना में नौकरी करती रही और अभी कार्यरत हैं। और शहीद सजवार खां के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सजवार खां जी, जिन्होंने गांव जब बसा था, तब सबसे पहले आने वाले वही थे। वो सेकंड मराठा युद्ध में, यानी 1803 में मराठा युद्ध में शहीद हुए थे। उनके बाद उनके लड़के सदर खां जी, वो शहीद हुए, जो अभी आप देख करके भी आए हैं, आपने विज़िट भी की है। उनकी कब्र आपने देखी है। यहाँ पर जो एक पार्क है उनके नाम से,
वो भी ख़ानदान वालों ने उनके नाम पे रखा है। इसके अलावा भी इस गांव में 14 शहीद हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके अभी तक 14 जी। जो ये जो पार्क आप बता रहे हैं, मज़ार है सदर खां जी की, जिसमें सदर खां मेमोरियल पार्क, तो इनका कौन से युद्ध से ताल्लुक़ था, कब शहीद हुए थे? शहीद सजवार खां के लड़के थे सदर खां जी। सदर खां जी यहाँ के जो उस ज़माने की जो रियासतें थीं उस स्टेट फोर्सेस में थे वो, और आपस में अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुए, जब अंग्रेज़ भारत में आए तो अंग्रेज़ों के साथ हमारी स्टेट फोर्सेस का लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए। मुझे एग्जैक्ट उसका रेफरेंस नहीं मिला है, लेकिन वो उन्हीं की किसी एक लड़ाई में शहीद हुए थे। अच्छा, जो अपनी जो ये ईदगाह है, ये ईदगाह जो बनी है आज़ादी से पहले, और एक विशाल ईदगाह है जो अपन जिसको अभी अपन सारा देख रहे हैं इसके अंदर, और इसके अटैच में कब्रिस्तान है। तो ये ईदगाह कब स्थापित हुई थी, और इसके बारे में जो भी आप जानते हो ईदगाह के बारे में? ईदगाह का इतिहास बहुत पुराना है। जब ये गांव बसा था, ईदगाह तो तब भी बताते हैं जो मैं बुज़ुर्गों ने बताया है, लेकिन वो कच्ची ईदगाह थी। और 1945 में, यानी देश आज़ाद होने से पहले, ये ईदगाह बनी थी, जो आज तक वही ईदगाह कायम है। और मेरे ख्याल से आसपास के गाँव में केवल झांझुत गांव में ही ईदगाह थी, बाकी शायद ईदगाह नहीं थी। मस्जिदें तो थी लेकिन ईदगाह नहीं थी, जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक। अच्छा, ये जो ईदगाह के साथ में जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जो हमीर खां जी की ये जो मज़ार है, कब्र बनी हुई है, और इन्होंने इनके नाम पे जो गांव बसा उसके बारे में आप जो बता रहे थे, वो गांव कौन सा है और इनका उस गांव से क्या ताल्लुक़ था हमीर खां जी का? हमीर खां जी की जो कब्र आप देख कर के आए हैं, वो हमीर खां का वास एक गांव है पितूसर जावासर के बीच में। उसको बसाने वाले ठाकुर हमीर खां जी थे। और हमीर खां जी मेरे वालिद साहब यानी मेरे पिताजी के नाना जी थे। और वो हमारी स्टेट उस ज़माने में खेतरी थी। खेतरी, वहाँ खेतरी दरबार में गए थे, और जब वापस आ रहे थे खेतरी से, तो हमारे गांव में ही उनकी, क्योंकि मेरी जो दादी थी उनकी बेटी थी, वो वहीं रुके थे, और उनका जो है इंतकाल यहाँ झांझुत गांव में हुआ था। इसलिए उनकी कब्र भी यहाँ, उस ज़माने में आने जाने के ऐसे साधन नहीं थे कि एक से दूसरी जगह लेके जाएं, लिहाजा उनको यहीं दफन किया गया था। अच्छा, इनके बगल में आपके ख़ानदान की कब्रें हैं, आपके दादाजी की हैं, आपके वालिद साहब की हैं, वालदा की हैं, आपके ताया जी की हैं। तो उनका फ़ौज से क्या ताल्लुक़ था, आपके वालिद साहब का, आपके ताया जी का, आपके दादाजी का, इनका? देखिए, मेरा पूरा का पूरा ख़ानदान, वैसे आपको मैं बताऊं कि मेरे ख़ानदान पूरे गांव का ही, वैसे तो सारे लोग फ़ौज में थे, चाहे वो चाहे कायम खानी हैं, चाहे जाट हैं, चाहे दूसरी जाते हैं, सभी फ़ौज में ही जाते थे। मेरे ख़ानदान जिसको आप देख कर के आए हैं, उसमें कब्र आपने जो पक्की कब्र देखी है, वो मेरे दादाजी सदर नंबरदार शहादत खां की है। और मेरे दादाजी के 2 लड़के थे। बड़े जो हमारे ताया जी थे जमदार मनवर खां, वो भी फ़ौज में थे, 16 कैवलरी में थे। और मेरे फादर दफेदार अमानुल्लाह खां भी 16 कैवलरी में थे। और मेरे ताया जी के लड़के 6 लड़के थे, और 6 के 6 लड़के फ़ौज में थे। हम 4 भाई हैं, जिनमें से 2 भाई जो है हम फ़ौज में हैं। मेरा बच्चा भी फ़ौज में है, मेरे भाई के बच्चे भी फ़ौज में हैं। और मेरे ताया जी के जो बड़े बड़े लड़के, रिसालदार ज़हूर अली खां, और उनसे छोटा सूबेदार जंगशेर खां, और उनके भी जो लड़के हैं, वो तो उनमें 5 अभी भी ऑनरी जेसीओ सूबेदार वगैरह अभी भी हैं, फ़ौज में ही हैं। तमाम के तमाम लोग, पूरा ख़ानदान हमारा अभी भी फ़ौज में है। आने वाली पीढ़ियाँ भी यही सोचती हैं कि हम भी फ़ौज में जाएँ। अच्छा, ये जो आपका कब्रिस्तान है, इसके बारे में आप बता रहे थे कि अपन पहले जब बात कर रहे थे कि यहाँ काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो इस कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं, जिनकी एक हिस्ट्री है इंडिया आर्मी की भी, और रजवाड़ों के दौर में भी बड़े बड़े ओहदों पे थे। ऐसे 2-4 आदमियों के नाम जो अभी एक तरह की हिस्ट्री में लोग भूल चुके हैं, ऐसे नाम जो इस कब्रिस्तान में सो रहे हों। देखिए, फ़ौज के नज़रिए से वैसे तो इसमें बड़े बड़े वीर लोग और बड़े बड़े बहादुर जंगजू लोग सो रहे हैं चिर निद्रा में। लेकिन कुछ जो मैं जानता हूँ, थोड़ी मेरी जो जानकारी है वो बताऊँ मैं आपको, कि ब्रिटिश जब भारत में आए, उस ज़माने में ब्रिटिश आर्मी में शुरुआती दौर में जमादार बहाउद्दीन खां थे,
जो सजवार खां जी के ख़ानदान से ही हैं। तो बहाउद्दीन खां एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने एक युद्धों में बहादुरी दिखाई, और उस बहादुरी के बलबूते पे अंग्रेज़ों ने उनको कहा कि आप कायम खानी स्क्वाड्रन के खड़ा कीजिए। तो जो पहला स्क्वाड्रन खड़ा हुआ कायम खानियों का ब्रिटिश आर्मी में, उसका श्रेय काफ़ी हद तक जमादार बहाउद्दीन खां को ही जाता है, जो आज भी उनकी कब्र मेरे कब्रिस्तान में ही है। ऐसे ही बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको जागीरें भी मिली, जिनको कमेंडेशन कार्ड भी मिले। वो तमाम लोग जिनका आज रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों का उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्वजों से हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो आज भी इस कब्रिस्तान में सो रहे हैं। अच्छा, आपकी जो स्कूल है, स्कूल के बारे में जो बताया जा रहा है कि इसकी जो एक बैठक, जो पुरानी बैठक है नियाज़ खां जी की बैठक जिसमें स्कूल खुला था, ये स्कूल कब खुला था और इस बैठक की स्कूल का क्या ताल्लुक़ है, क्या कहानी है इसकी? मेरे गांव में पहले स्कूल जो खुला वो खेतरी दरबार ने खोला था, जो हमारे गांव से थोड़ा दूर पे है। लेकिन जो सरकारी स्कूल जो आप देख के आ रहे हैं, ये 1947 के बाद भारत देश जब आज़ाद हो गया तो उसको स्कूल को यहाँ शुरू किया गया। क्योंकि कोई बिल्डिंग थी नहीं सरकारी, लिहाजा नंबरदार नियाज़ खां जी की जो बैठक है जिसको आप आज देख करके आए हैं, उस बैठक में ही ये स्कूल शुरू हुआ था और आज तक वो बैठक बरकरार है जिसमें हमारे गांव का स्कूल चल रहा है। तो अभी ये स्कूल कहाँ तक हो गया? अभी ये स्कूल 12th तक है, 12वीं तक। और ये जो पुरानी बैठक है आज भी मौजूद है, दिख रही है सब? ये पुरानी जो बैठक है ये 1947 से पहले की है, और ये बैठक नंबरदार नियाज़ खां की है, जिसको जहाँ पे इस काल की शुरुआत हुई थी वो बैठक में ही हुई थी, और वो अभी बैठक अभी भी बरकरार है। अच्छा, मस्जिद की जो आपकी ये भी 1739 इस पे लिखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में उस ज़माने में शायद गाँवों में तो मस्जिदें इतनी नहीं थी। 1739 में 1729, 30, 35 तक हमारा नवाबी दौर था, उसका ख़ात्मा हुआ, उसके फ़ौरन बाद आपका गांव इस्टेब्लिश हुआ और यहाँ ये मस्जिद बनी, यानी जस्ट और उसके ये इस मस्जिद के बारे में भी कुछ कोई हिस्ट्री अगर आपको याद हो तो? जो हमने सुना अपने पूर्वजों से वो ये है कि जब नवाबी दौर ख़त्म हुआ और हमारे दादा यहाँ आकर के जहांजोत में बसे, तब उन्होंने टेम्परेरी मस्जिद का और कच्ची मस्जिद का निर्माण करवाया बताते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे 150 साल में उन्होंने पक्की मस्जिद बनाई, जो पक्की मस्जिद कई 2 सदियों तक रही शायद मेरे ख्याल से, और वो मस्जिद काफ़ी पुरानी हो गई थी, लिहाजा उसकी जगह नई मस्जिद अभी जो बनी है ये अभी थोड़े दिन पहले बनी है। अच्छा, अपने गांव में अगर आपको याद हो, आपकी मस्जिद से भी पुरानी कोई मस्जिद है अपने गांव में, कायम खानी गांव में ख़ास तौर से? कहीं किसी गांव में याद हो तो? मुझे तो याद नहीं है। नहीं, ऐसा मुझे कोई इतिहास मालूम नहीं है, इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम है कि कोई थी या नहीं थी, ये जानकारी मुझे है नहीं। कर्नल साहब के छोटे भाई की बीवी, जिनके वालिद साहब 1.5 साल की उम्र में ही जब वो थी तब शहीद हो गए थे 1962 के भारत चीन युद्ध के अंदर, तो उनका वर्जन भी हमने लिया है जो आप देखिए इसके अंदर, और कर्नल साहब से भी हम बात करेंगे उनके बारे में। तो ये वर्जन आप इनके भाई की बीवी का देखिए। छोटे भाई की वाइफ हैं और वो हमारे साथ हैं यहाँ झांझोत गांव में, सिरियासर गांव की बेटी हैं, और इनके वालिद साहब थे 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें इनके वालिद साहब शहीद हो गए थे, खान मोहम्मद साहब। और ये जो उस वक्त करीब 1.5 साल की बता रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जब वो शहीद हुए थे तब आप कितनी उम्र थी आपकी? 1.5 साल थी, 15 महीने की थी मैं, 15 महीने की थी मैं। मेरे बाप जब ख़त्म हुए थे मैं 15 महीने की थी। तो वो तारीख याद है आपको कि किस तारीख को शहीद हुए थे वो? हाँ, 21 तारीख को शहीद हुई थी, 10वें महीने में। 1962 में 10वें महीने की 21 तारीख को? हाँ, ख़त्म हुए थे सन 62 की लड़ाई, चीन की लड़ाई। तो उनकी शहादत के बाद में आपकी शादी हुई, फिर आप इस गांव में आए शादी होकर? जी। तो आपका नाम क्या पूरा? परवीन बानो। तो अभी जैसे आपके वालिद साहब के अलावा आपके भाई भतीजे कोई फ़ौज में और भी हैं? नहीं नहीं, नहीं, भाई भी घर ही है। भतीजा जो था वो ख़त्म हो गया था, भाई का लड़का था, एक लड़का था भाई के, वो ख़त्म हो गया था भाई का लड़का। फिर उसका जो है वो पोता छोड़ गया था एक,
एक पोता एक पोती, 2 बच्चे छोड़ के गया था, भतीजा। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़के 1 लड़की। उसमें है कोई फौज में? हाँ, फौज में लड़के। लड़की या लड़का? लड़के। लड़का। कितने लड़के हैं? 2। दोनों अभी फौज में हैं, रिटायर हो गए? रिटायर हो गया, एक तो क्या बटे। आप इधर आ जाइए ना, इधर। तो ये भैया जो इनके साहबजादे हैं, जो आपके नाना जी शहीद हुए थे, तो उनके बारे में आपने कुछ सुन रखा है? नहीं, सुन तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं रखा। हालांकि उस टाइम तो इतना पता भी नहीं था, लेकिन सुना है कि 1962 की लड़ाई में वो अपना मतलब देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी। तो आप कौन सी बटालियन में थे? कहाँ से? अभी रिटायर हो गए या हो सर्विस कर रहे हो? नहीं, मैं अभी ऑन सर्विस हूँ और आर्मड कोर के अंदर हूँ मैं। 56 आर्मड मेरी यूनिट है और अभी पोस्टेड हूँ मैं गंगानगर में। अभी गंगानगर में हो? तो आपके यहाँ परिवार में अभी वर्तमान में कितने फौजी हैं, और उधर ननिहाल में श्रीयासर में कितने फौजी हैं अभी ऑन ड्यूटी? अभी परिवार के अंदर तो हम 3 भाई हैं, तो जिसमें 2 फौजी हैं। एक 73 से रिटायर्ड है, जो अभी 2019 में वो रिटायर हो गए थे, तो उनकी फैमिली टीचर है, तो वो बाड़मेर में सेटल है। और उधर ननिहाल की तरफ श्रीयासर में? ननिहाल की तरफ से तो कोई फौज के अंदर नहीं है, अभी नहीं है। नहीं है जी। तो इनके नाना जी जो शहीद हुए थे 62 की जंग में, और भी काफ़ी लोग 62 की जंग में, 71 की जंग में, और ये जो शहीद हुए हैं इस इलाके के लोग, तो कर्नल शौकत साहब से हम इस मुद्दे पे और भी बात करेंगे। और जो परिस्थितियाँ आपने देखी, क्योंकि अपने घर की छोटी सी उम्र में आपने अपने वालिद साहब को देखा भी नहीं ढंग से, वो शहीद हो गए, तो ये दर्द जो आपको, क्योंकि दूसरों को भी देखते थे कि उनके माँ है, बाप है, उनके वालिद साहब मौजूद हैं, आपके नहीं थे, तो ये दर्द कैसा महसूस हुआ जिंदगी में? रोते थे हम, बहुत रोते थे। और रोते रोते अम्मी चरखा काट के हमें पाले, चरखा काटती थी अम्मी, चरखा काट के हमने पाले बड़े करे, शादी भी करी, सारे काम करे मम्मी ने। हमने बहुत दुख देगा, हमारे को चारपाई भी नहीं मिलती थी सोने के लिए, इतनी मेरी मम्मी परेशान हो गई, हमने पाले थे। अच्छा, सरकार की तरफ से, फौज की तरफ से ऐसी कोई चीज़ें मिली हों आपके परिवार को? कोई कुछ नहीं मिला, कुछ ही नहीं मिला। पेंशन मिलती थी अम्मी को? हाँ, अम्मी को पेंशन मिलती थी, हमारे को भी साथ मिलती थी। फिर हम बड़े हो गए थे, शादी हो गई थी, तब बंद हो गई थी पेंशन हमारी भी। अम्मी को ही मिलती थी अकेली, अम्मी भी ख़त्म हो गई, 5 साल हो गए अम्मी को ख़त्म हुए। आगे इस इशू पे हम कर्नल शौकत साहब से भी बात करेंगे। कर्नल साहब, आपके जो छोटे भाई की बीवी, जिनका जो वर्जन हमने लिया है, जिसमें है जो अटैच किया है, तो ये 1.5 साल की थी, इनके वालिद साहब का 62 की जो चीन भारत युद्ध के अंदर वो शहीद हो गए थे, इनके बारे में भी कुछ जानते हो आप? देखिए, हमारे 1962 का जो वॉर हुआ था, जो चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, उस वक्त हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और हमें जानकारी तक नहीं थी इस बात की। उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे और उसमें मेरे जो भाई हैं, उनके ससुर खान मोहम्मद खां जी, जो उस वक्त चीन बॉर्डर पे थे 62 की लड़ाई में, उन्होंने, उनकी और उनकी यूनिट ने कई दिनों तक दुश्मन को रोके रखा। अल्टीमेटली फ़ौज के पीछे से मदद नहीं मिल पाई, अच्छे हथियार नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं था, लिहाजा वो लड़ते लड़ते दुश्मन को मारते हुए और शहीद हुए और शहीद हो गए। उस वक्त जो मेरे भाई की बीवी परवीन है, इसकी उम्र तो सिर्फ 1.5-2 साल होगी शायद। और लेकिन ये अवश्य है कि इनमें वो वीरता का गुण है, आज भी बरकरार है कि शहादत हो गई, लेकिन उसको गर्व, उससे घमंड कहें या उसको ये कहें कि हमें इस बात पर प्राउड है कि वो शहादत दी, अपने मुल्क की रक्षा करते हुए वो शहीद हुए। तकलीफ़ ये होती है कि कई दफ़ा जब अपनी बचपन को याद करती है तो कहती है कि मैं अपने वालिद साहब को देख भी नहीं पाई। तो ये एक तकलीफ़ का विषय भी है, खेद का विषय भी है। अच्छा, अपना जो सर्किल है, इस सर्किल पे भी अपन बात करेंगे। तो अपना जो गांव है झांझोत गांव में, इसमें आपने बताया था अभी तक जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार या और कोई सैन्य ऑपरेशन, 71 का युद्ध हो, 62 का हो, 65 का हो, कितने लोग टोटल एक आंकड़े के मुताबिक कितने लोग शहीद हुए हैं? मेरे गांव के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक
14 लोग शहीद हुए, 14। उन 14 में कायम खानी कितने हैं? कायम खानी 13, एक जाट है और 13 कायम खानी है। ये भी एक फ़ख्र का सब्जेक्ट है कि 14 लोग जो शहीद हुए हैं इस गांव में, उन 14 में से 13 कायम खानी हैं जो कर्नल साहब के ही कुनबे के हैं। तो कर्नल साहब, ये जो सर्किल है अपना, इस सर्किल के बारे में, कि सर्किल कब बना, झांझोत सर्किल, इसका क्या है, किन के नाम पे बना है सर्किल? 1971 में हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उस युद्ध में हमारे गांव के अनेक फौजी बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से जिन्होंने लोहा लिया, उसमें एक थे नाइक खुर्शीद अली, जो जमदार महनू खान जी के लड़के। और जमदार महनू खान जी के बारे में ये बताना भी मैं आवश्यक समझता हूँ इस मौके पर कि वो गांव की बहुत बड़ी शख्सियत थे। और देश आज़ाद होने के बाद जो पहला पंचायत का इलेक्शन हुआ, उस पंचायत इलेक्शन में 11 गांवों के वो सरपंच थे, जिसमें हमारे गांव झांझोत, अरडावता, गिडानिया, सारी, कैरपुरा वगैरह न जाने कितने 11 गांव थे। उन 11 गांव के सरपंच बने और बहुत ही लोकप्रिय सरपंच बने। उन्हीं के लड़के शहीद खुर्शीद खान थे, जो 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के अंदर जो 14 ग्रेनेडियर्स का आपने बहुत बड़ा बहादुरी सुनी होगी, जिसमें मेजर एमएच खान वीर चक्रा भी शहीद हुए थे। उसी 14 ग्रेनेडियर्स में हमारे गांव के नायक शहीद खुर्शीद खान भी थे। और वो युद्ध के मैदान में पाकिस्तान के आक्रमण को, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा दबाव कहीं था पाकिस्तानी फोर्सेस का, तो वहीं पर था कि ये इंडियन आर्मी की ये अगर यूनिट पीछे खिसक जाए तो हम कश्मीर को अलग कर दें। तो मेरे गांव के जो नायक खुर्शीद थे उस टोली में थे, वो लोग पीछे नहीं हटे। कायम खानी कंपनी, पूरी कंपनी शहीद हो गई, लेकिन पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके नाम पे सर्किल बना हुआ है। जब 14 ग्रेनेडियर की बात आई तो 14 ग्रेनेडियर, दुर्चा बैटल भी इसी से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी हिस्ट्री है 14 ग्रेनेडियर की, बड़ी कुर्बानी है 14 ग्रेनेडियर की। काफ़ी लोग शहीद हुए थे 71 के अंदर। तो दुर्चा बैटल और 71 और 14 ग्रेनेडियर, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मुख्तसर साहब बता दें तो। मैं ये बताना चाहता हूँ इस मौके पे बात और भी कि 14 ग्रेनेडियर्स में नाइक खुर्शीद मेरे गांव के, एक CHM मुश्ताक खां जो झांझोत के ही थे लेकिन अरडावता में बस गए, वो भी उसी युद्ध में शहीद हुए। और हनीफ खां अरडावता, वो भी उसी युद्ध में शहीद हुए। उस युद्ध में तो कायम खानियों की कंपनी जो थी वो तकरीबन शहीद हो गई, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटी थी। पूरी कंपनी ख़त्म हो गई थी, लेकिन पीछे नहीं हटे और पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सबसे बड़ी खूबी थी उस युद्ध की कि पीछे नहीं हटे लोग। दुर्चा बैटल भी वहीं हुआ था जिसमें ये शहीद हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल वहीं हुआ था। दुर्चा बैटल भी वहीं हुआ था। और उस युद्ध में आपने सुना भी होगा कि मेजर एमएच खान, जिनको वीर चक्र मिला, उस मेजर एमएच खान साहब ने जनरल जनरल जैनी के ज़बानी अगर आप माने तो वो कहते हैं कि एयर स्ट्राइक, उस ज़माने में स्ट्राइक का जहाँ तक सवाल है, वो स्ट्राइक तो हमने की, हमने 71 की लड़ाई में की थी। और जिसमें मेजर एमएच खान ने 8 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर उनका अम्यूनिशन डैम और राशन डैम को उड़ा करके वापस आए थे। तो ये वो बहादुरों की धरती है, ये शेखावाटी, कि जहाँ पे कण कण में बहादुरी के किस्से हैं। एक क्या, जितनी बातें करेंगे उतने ही वीरों की आपको कथाएं मिलेंगी। मेजर एमएच खान वीर चक्रा, जिनका जिक्र कर्नल साहब कर रहे हैं, दुर्चा बैटल 14 ग्रेनेडियर से इन लोगों का ताल्लुक़ था। जो एक ज़बरदस्त बैटल था 1971 के वार का, जो मेरे ख्याल में 14-15 दिसंबर की रात का ये वाक़या था। और काफ़ी लोग शहीद हुए थे। धनूरी गांव से उनका ताल्लुक़ था, उनके नाम पर भी धनूरी के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हम और भी गाँव में ऐसे एपिसोड बनाएंगे। ये हमारा सेकंड एपिसोड इसी सब्जेक्ट का झांझोत में हमने ये बनाया है। फर्स्ट एपिसोड हमने गिडानिया में बनाया था। आइंदा जो एपिसोड आए हैं उनको आप देखते रहिए। और जो भी आपको इसमें चीज़ अच्छी लगी, जो अच्छी नहीं लगी, जो तथ्यात्मक है, गैर तथ्यात्मक है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड में हम उन चीज़ों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।